नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन डिस्कस करने वाले हैं अब लगातार आने वाले दिनों में लगातार डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को। पहले तो मैं 4-5 क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराऊंगा आपको बीएससी नर्सिंग के, और इसके बाद में आपको लगातार टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसमें आपको दोपहर 1 बजे, 3 बजे और शाम को 6 बजे, 1 बजे, 3 बजे और 6 बजे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उनको सॉल्व करना है और मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपन आने वाले 2 या 3 दिन में लास्ट 4-5 साल के जो पेपर है बीएससी नर्सिंग के जो पेपर हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी पूरी। दोपहर 1 बजे, 3 बजे और शाम को 6 बजे आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगा। आपको उस वीडियो को देखना है और आपको क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा। आपको अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो बच्चे पैरामेडिकल से हैं उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। दोपहर के 1 बजे, 3 बजे और 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको वो देखना है। अभी डिस्कस करते हैं 2019 का नर्सिंग का जो क्वेश्चन पेपर है उसको। देखो, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़े और आंसर टिक किए, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर से क्या सीखा जा सकता है, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के साथ साथ अपन क्या सीख सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर देखा है उसके प्रत्येक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आने वाली एग्जाम में मिलने वाला है। तो आपको इस पेपर को ठीक से करना है और कैसे करना है वो मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा। पेपर भी सोल्व कराऊंगा और ऑप्शन को भी अपन ध्यान में रख के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन मिला तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या हो सकता है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, RUHS एंट्रेंस एग्जाम 2019 क्वेश्चन पेपर बीएससी नर्सिंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पेट के गैस्ट्रिक गड्ढों की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक कारक का स्त्राव करती है। वो कौन सी कोशिका है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक कारक का स्त्राव करती है? जो इंग्लिश से बच्चे हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन देखते रहना। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो है सेल ऑफ द स्टोमच गैस्ट्रिक पीट्स सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंट्रिंसिक फैक्टर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्राव करती है, वो कौन सी कोशिका है? फर्स्ट सेल इसमें पेप्टिक कोशिका, सेकंड है पेराइटल सेल, थर्ड है चीप सेल और फोर्थ है गोबलेट सेल। आने वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन से क्या समझा जा सकता है? देखो, इसमें यह है स्टोमच से क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है, स्टोमच से। स्टोमच में जो आमाशय की कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाएं होती है आमाशय में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और उनसे कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। आमाशय में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिका होती है। फर्स्ट इसमें पेप्टिक सेल। अब इसका दूसरा नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, पेप्टिक या चीप सेल। पेप्टिक, चीप सेल या मुख्य कोशिका, ये इसका नाम है। अब इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे होता है पेप्सिनोजन। पेप्टिक, चीप या मुख्य कोशिका, इससे पेप्सिनोजन। आगे है पेराइटल, इसका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल। दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, इससे होता है HCl एंड ICF इंटेंसिक फैक्टर। आगे है चीप कोशिका या मुख्य कोशिका या पेराइटल सेल। तो फर्स्ट और थर्ड तो ऑप्शन सेम हो गया, फर्स्ट और थर्ड सेम ऑप्शन हो गया। फर्स्ट कोशिका हो गई पेराइटल, एक मिनट, फर्स्ट कोशिका हो गई पेप्टिक सेल या चीप सेल या फिर मुख्य कोशिका, ये तो हो गई फर्स्ट सेल। 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिनसे कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पेप्टाइड, चीप या मुख्य कोशिका, सेकंड पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल ये वाली, इससे HCl और ICF। आगे है गोबलेट सेल या म्यूकस सेल, इससे म्यूकस का सीक्रेशन होता है, म्यूकस। देखो, आज थोड़ा सा ये क्या है कि पहली बार हो रहा है ये पढ़ाने का काम अपना, तो इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो आपसे अब पूछा जा सकता है मैच द कॉलम का क्वेश्चन। आपको इधर ये सेल का नाम देगा
और इधर आपको इनसे सीक्रेट होने वाले एंजाइम का नाम बताएगा। तो आपको मैच करना होगा, तो आप मैच करा सकते हो। तो आपको मैच द कॉलम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा? सेकंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइड शिफ्ट के दौरान आरबीसी की विद्युत तटस्थता को बनाए रखता है। ड्यूरिंग क्लोराइड शिफ्ट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आरबीसी इज मेंटेन्ड बाई। आरबीसी की विद्युत तटस्थता यानी कि आरबीसी को न्यूट्रलिटी बनाने के लिए क्लोराइड शिफ्ट कहाँ से कहाँ होता है, ये पूछा इसमें। क्लोराइड शिफ्ट के दौरान आरबीसी की विद्युत तटस्थता को बनाए रखता है। तो इसमें देखो, प्लाज्मा से एरिथ्रोसाइट को Cl- का प्रसार, यानी एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। तो देखो क्लोराइड शिफ्ट में होता क्या है। क्लोराइड शिफ्ट में ये तो क्या है, प्लाज्मा, इसके अंदर क्या है, आरबीसी। ये मान लो आरबीसी, प्लाज्मा और आरबीसी है। आरबीसी में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, इससे बनता है कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होगा, कार्बोनिक एसिड की उपस्थिति में बनाएगा H+ प्लस HCO3-। अब इसमें H+ तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेगा और बचेगा HCO3-। HCO3- क्या होगा, आरबीसी से प्लाज्मा में आएगा और प्लाज्मा से Cl- आरबीसी में जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है, यह है आरबीसी और यह है प्लाज्मा। प्लाज्मा से Cl- आरबीसी में आता है और आरबीसी से कार्बोनेट आयन HCO3- प्लाज्मा में आता है। बस। अब आपका ऑप्शन देखो, इसमें क्लोराइड शिफ्ट पूछा है, तो आरबीसी के लिए क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है ये पूछा है। इसमें प्लाज्मा से क्या आरबीसी में Cl- का प्रसार, हाँ ये सही है। आगे है K+ का सक्रिय परिवहन। K+ का सक्रिय परिवहन होता ही नहीं, तो अपना राइट आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर में बोला है, इयोसिनोफिल के बारे में कौन सा कथन सही है। इयोसिनोफिल का दूसरा नाम है एसिडोफिल, और एसिडोफिल के बारे में पूछा है कौन सा कथन सही है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो है 2 से 7 लोब होते हैं। इसमें 2 से 7 लोब नहीं, इसमें केवल 2 ही लोब होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो। यदि आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो पॉज कर लिया करो वीडियो को और पहले क्वेश्चन का आंसर देने की सोचा करो कि कौन सा आंसर चाहेगा। सेकंड ऑप्शन है इसमें, संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। हाँ, संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन पहले अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है, एलर्जी प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, एलर्जी प्रतिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इयोसिनोफिल की ही होती है। आप इसको याद रखना, इयोसिनोफिल ई और ई से एलर्जी। एलर्जी क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाता है, कौन, इयोसिनोफिल। ये WBC का पार्ट है, WBC में है इसमें। तो इसका राइट आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे इसमें बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन बोला है, हेनले लूप के बारे में बोला है। इसमें हेनले लूप किसके एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है। हेनले के लूप में पोटेशियम, ग्लूकोज, यूरिया, Na+, तो कौन सा अवशोषण होता है। देखो, हेनले में मुख्यतः जल और लवण, साल्ट, जैसे NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। तो पोटेशियम का नहीं, ग्लूकोज का नहीं, यूरिया का नहीं, और इसमें है Na+। हाँ, Na+ और Cl- का एब्जॉर्प्शन होता है। तो राइट आंसर जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रोमक स्तंभ उपकला कोशिका उत्पन्न होने के लिए जानी जाती है। जो बच्चे इंग्लिश से है, इंग्लिश में देख लेना इसको। सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स इन ह्यूमन आर नाउन टू अकर इन। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आप बताओ एक बार फटाफट। चलो मैं डिस्कस करता हूँ इसका राइट आंसर। इसमें बोला है, रोमक स्तंभ उपकला कोशिका उत्पन्न होने के लिए जानी जाती है। पहला ऑप्शन इसमें ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में। दूसरा है यूस्टेशियन ट्यूब और पेट स्तर में। तीसरा है फैलोपियन
ट्यूब और मूत्रमार्ग, फैलोपियन नलिका और यूरिथ्रा में। फोर्थ है बाइल डक्ट एंड इसोफेगस। तो देखो इसमें रोमक स्तंभ उपकला, ये टिश्यू से क्वेश्चन है। और रोमक यानी कि सीलिया, जिनमें सीलिया पाया जाता है वो टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीलिया, म्यूकस का स्रावित करने के लिए सीलिया की उपस्थिति होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक आराम करने वाले न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली पारगम्य होती है। इसमें आपको ये तुलनात्मक क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें आपको आंसर देने के लिए जो बच्चे इंग्लिश के हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन को जरूर देख लेना। द परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ए रेस्टिंग न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज। जब न्यूरॉन आराम की अवस्था में है तो किसके लिए अधिक पारगम्य होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखो ये रिमेंबर क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है आपको। इसमें फर्स्ट ऑप्शन बोला है के प्लस की तुलना में एन प्लस के लिए अधिक, तो ये गलत हो गया। तो आप ऑप्शन मैच करो, एन प्लस की तुलना में के प्लस के लिए अधिक पारगम्य होती है, ये वाला सही है। थर्ड ऑप्शन में बोला है के प्लस के लिए अवैध और दोनों के लिए अवैध, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा बी। आगे चलते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है, सोडियम पोटेशियम पंप जब कार्य करता है तो कितने Na+ अंदर जाएंगे और कितने Na+ बाहर आएंगे। चलो एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को मैं मेंशन कर देता हूँ। जब सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है तो कौन सा कथन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 3 Na+ बाहर जाएंगे और 2 K+ अंदर आएंगे। और दूसरा ऑप्शन है 3 Na+ अंदर आएंगे और 2 K+ बाहर जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है 2 Na+ बाहर जाएंगे और 3 K+ अंदर आएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है 2 Na+ अंदर आएंगे, K+ बाहर जाएंगे। बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसमें? एक बार फटाफट आंसर देने की कोशिश करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ये वाला है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। फटाफट आंसर दो आप। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, 3 Na+ बाहर जाएंगे और 2 K+ अंदर आएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? द फॉलोइंग इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन इसमें एंडोड्रम, मेसोड्रम और एक्टोड्रम रोगाणु परत यानी कि जर्म लेयर है। तो ये क्या सही है क्या? बताओ फटाफट। हाँ, ये सही है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। एंडोड्रम, मेसोड्रम और एक्टोड्रम ये जर्म लेयर होती है। अगला ऑप्शन है ट्रोफोब्लास्ट एक रोगाणु परत है। ट्रोफोब्लास्ट इज ए जर्म लेयर। नहीं, ये जर्म लेयर नहीं है। जर्म लेयर 3 होती है, कौन सी? एंडोड्रम, मेसोड्रम एंड एक्टोड्रम, ये 3 जर्म लेयर होती है। आगे ऑप्शन है थर्ड नंबर, आंतरिक कोशिका द्रव्यमान भ्रूण स्टेम कोशिका का स्रोत होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, पर अपन को पूछा क्या है? गलत ऑप्शन। तो गलत ऑप्शन को तो अपन ये 2 को पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि कौन सा गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, ये वाला गलत ऑप्शन है। लेकिन आगे वाले ऑप्शन भी अपन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपन इस पेपर को सोल्व नहीं कर रहे, इस पेपर से क्या सीखा जा सकता है ये सोल्व कर रहे हैं। तो आगे का फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ब्लास्टुला अक्सर कोशिकाओं की एक खोखली गेंद होती है। खोखली गेंद नहीं, ये ठोस गेंद यानी कि सॉलिड होती है। आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो आपको नाम ध्यान रखना है। पहले होती है मोरुला, 16 कोशिकीय अवस्था। फिर होता है ब्लास्टुला, फिर आता है गैस्ट्रुला। यह आपसे क्रम पूछा जा सकता है, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। ठीक है, आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे का क्वेश्चन है 8th नंबर। 8th नंबर में बोला है
शुक्राणु निर्माण का सही क्रम कौन सा है? तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखो फर्स्ट ऑप्शन बोला है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या सबसे पहले बनता है क्या? नहीं, स्पर्मेटिड सबसे पहले नहीं बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। देखो सेकंड ऑप्शन स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। 4 ऑप्शन में पहले स्पर्मेटोगोनिया दे रखा है, तो अब इनमें से कोई ना कोई आंसर जाएगा। आगे देखो आप ये टॉपिक ठीक से पढ़ भी लेना, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओगनेसिस, शुक्राणु निर्माण और अंडे का निर्माण, ये पूरी प्रक्रिया आपको पढ़ना है ध्यान से। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले, फिर स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन है 9th नंबर में बोला है मासिक धर्म का प्रवाह किसके कारण होता है? मेंस्ट्रुएशन फ्लो किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रिन। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट प्रोजेस्टेरोन। होता क्या है, देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब 22वां दिन, यहाँ 22वें दिन होता है, 28 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को माने तो 22वें दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिरने लगता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल के गिरने के कारण ब्लड फ्लो होने लग जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, ये देखो ये लगातार उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। आप देख लियो लगातार तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अपराग कार्य नहीं है? बताओ क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्वों की आपूर्ति की सुविधा देता है, हाँ बिल्कुल देता है। आगे है एस्ट्रोजन को स्रावित करता है, बिल्कुल करता है। आगे का है भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की सुविधा है, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, कहीं आप गड़बड़ कर दो। आगे विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, तो ये वाला गलत है, तो राइट आंसर होगा डी। आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं, फटाफट कमेंट करो। चलो मैं बता देता हूँ। प्लेसेंटा से होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी और रिलैक्सिन हार्मोन। क्या ऑक्सीटोसिन भी होता है क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्लेसेंटा से सिक्रेट नहीं होता है, तो फिर ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट होता है? ये होता है पीनियल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा से स्रावित नहीं होता है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, और इसको अपन पढ़ते हैं सेल डिवीजन। वैसे जेनेटिक्स का टॉपिक है, सेल डिवीजन 11th में दे रखा है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेल डिवीजन वाला टॉपिक भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसमें बोला है लिंकेज समूह से दूसरे जीन की गति को क्या कहा जाता है? मतलब जब एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जीन का आदान प्रदान होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 12, इसमें बोला है एलील क्या होते हैं? ये भी जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, तो एलील है जो हेटेरोजाइगस होते हैं, तो आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर होगा 4th। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है HIV जो एड्स का कारण बनता है सबसे पहले नष्ट करने लगता है। जो बच्चे इंग्लिश से हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख लो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। बताओ क्या आंसर जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें बी लिम्फोसाइट, सेकंड है ल्यूकोसाइट, थर्ड है हेल्पर टी लिम्फोसाइट और फोर्थ है थ्रोम्बोसाइट। फटाफट से कमेंट करो क्या आंसर जाएगा इसका। देखता हूँ कौन कौन राइट आंसर देता है। चलो डिस्कस करते हैं इसको। HIV जो एड्स का कारण होता है उसमें सबसे पहले नष्ट होती है वो होता है टी लिम्फोसाइट।
इसका राइट आंसर होगा सी। लेकिन RHS ने जो आंसर दिया है वो आंसर है ए, यानी कि बी लिम्फोसाइट। यह क्वेश्चन चैलेंज करने वाला क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों ने किया भी होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं काफ़ी यूट्यूबर है जो इसका आंसर अभी भी बी लिम्फोसाइट ही दे रहे, ये वाला फर्स्ट ही दे रहे। आप जिसे भी फॉलो कर रहे हो, जिस भी यूट्यूबर का आप वीडियो देख रहे हो, आप किसी का भी देख लो जिन्होंने भी पेपर सोल्व किया है, वो बी लिम्फोसाइट ही इसका आंसर दे रहा है। बी लिम्फोसाइट ही आंसर लगातार दे रहा है। लेकिन आपको उनके ये बहकावे में, उनकी गलतफहमी में आना नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि आंसर क्या जाना है। काफ़ी जो लोग हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, यदि कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, जो लोग वीडियो बनाते हैं, पेपर का सॉल्यूशन कराते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि दोस्तों आप यदि वीडियो बना रहे हो तो कम से कम जो आपको पता है, जो सही बात है, वो बताने की कोशिश करो। जो आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है उसका आंसर क्यों देते हो? जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, आप उसका आंसर दे ही नहीं पा रहे हो, तो उसको समझाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन में गलती हो सकती है, लेकिन सभी में गलती मत करो यार। तो जो भी वीडियो बना रहे हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो। बच्चों का भविष्य है, उनका भविष्य खराब करने के लिए नहीं है। आप पे विश्वास करके वो वीडियो देख रहे हैं, तो कृपा करके आप पहले क्वेश्चन को सोल्व करें। पहले खुद स्वयं जो भी वीडियो बनाते हैं वो पेपर को सोल्व करें और बाद में वीडियो बनाएं। और जो बच्चे स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप सेल्फ एनालिसिस करना सीखें। कौन सही आंसर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के काम करें। बाद में उन्होंने चेंज किया नहीं किया वो बाद की बात है, पर अभी जो आप वीडियो बना रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, उसमें राइट आंसर आपका देने का हक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, और ए है वो इसका राइट आंसर नहीं होगा, सी होगा। ये आपको NCERT में मिलेगा। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको प्रूफ भी मिल जाए। तो दोस्तों आपको मैं प्रूफ के तौर पे ये जो NCERT का पेज है, आपने भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये पेज नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पेज नंबर 168 पे दे रखा है। NCERT के पेज नंबर 168 पे दे रखा है, और उसमें क्या बता रखा है आपको एक प्रूफ के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जो इसका गलत आंसर दे रहे लगातार, जो यूट्यूबर है वीडियो बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं है गलत आंसर जा रहा है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा प्रूफ दे रहा हूँ और आपको विश्वास दिला रहा हूँ। देखो इसमें क्या बता रखा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पढ़ लेते इसको। इसमें बता रखा है, व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु यानी कि HIV वायरस वर्त बक्साणु यानी कि मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, और यहाँ पे RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से रिप्लिकेशन करता है और वायरस DNA बनाता है। आप देख लो, ये सब आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा और पढ़ लो इसमें। ये विषाणु, ये वायरस DNA परपोषी कोशिका के DNA में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिका को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। वर्त बक्साणु यानी कि माइक्रोफेज वायरस उत्पन्न करना जारी रहता है, और आगे इसमें HIV फैक्ट्री बन जाती है। आगे चलते इसमें आगे बता रखा है, इसके बाद में टी लिम्फोसाइट, जिसके बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हो, बता रखा है टॉपिक में पहले। अब होता क्या है इसमें टी लिम्फोसाइट, आगे देखो इसमें बता रखा है, रुधिर में छोड़े गए संतति वायरस दूसरे सहायक टी लिम्फोसाइट पर हमला करता है। तो सबसे पहले हमला करता है ये टी लिम्फोसाइट पे, जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट होता है वहाँ पे ये हमला करता है। तो इसका मेन आंसर जो जाना चाहिए था वो आंसर जाएगा टी लिम्फोसाइट। आप पढ़ोगे, थोड़ा सा ठीक से पढ़ना, आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। और जो वीडियो के माध्यम से मेरे दोस्त है वो भी अपने वीडियो में थोड़ा सुधार करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है, बारह जोड़ी पसलियाँ है जिनमें से सीधे उरोस्ती से जुड़ी होती है। पहले 11 जोड़ी, पहले 9 जोड़ी, पहले 5 जोड़ी, पहले 7 जोड़ी। तो पहली 7 जोड़ी होती है वो उरोस्ती से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। इसमें बोला है, एक अंडे में जर्दी की मात्रा यानी कि योग सेल की मात्रा के आधार पे पूछा है। वितरण के अनुसार अंडों के उभयचरों के अंडे होते हैं, मतलब एम्फीबियंस के अंडे। दो आधार पे पूछा है, एक तो है मात्रा के आधार पे और एक है वितरण के आधार पे। दो क्वेश्चन को मिक्स किया है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले मैं आपको ये कंप्लीट अंडों के प्रकार
के बारे में पढ़ा ही देता हूँ, बता ही देता हूँ, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आप आंसर देना। अंडों के प्रकार, अंडों के कितने प्रकार है, किस आधार पर बांटा गया है। तो अंडों को पहला है इसमें पितक की मात्रा के आधार पे, पितक की मात्रा के आधार पे अंडों को 4 भागों में बांटा गया है। आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, आप इसको ठीक से पढ़ना, इस एग्जाम में भी मिल सकता है आपको। तो इसमें प्रश्न है पितक की मात्रा के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। पहला है एलेसितल, माइक्रोलेसितल, मीजोलेसितल और है मैक्रोलेसितल या मेगालेसितल। एलेसितल जिसमें पितक की मात्रा नगण्य हो या हो ही नहीं, वह है एलेसिथल। ऐसे अंडे जिनमें पित्त की मात्रा नहीं होती या अनुपस्थित होती है, वह है मनुष्य। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य। तो आपको पूछा जा सकता है मनुष्य का एग है वो किस प्रकार का होता है, तो वह है एलेसिथल। आगे इसमें है माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल में है इस प्रकार के अंडों में पित्त की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, और इसके एग्जाम्पल है सी अर्चिन। आपको ध्यान रखना है सी अर्चिन, प्रोटोकोडेटा, एम्फिओक्सस, जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे आप देख लेना इनको। आगे है मीजोलेसितल, इसमें पित्त की मात्रा थोड़ी बहुत होती है। इसमें बोला है इस प्रकार के अंडों में पित्त की मात्रा मध्यम होती है, अर्थात न तो बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम। इस प्रकार के अंडों के एग्जाम्पल दे रखे हैं एम्फीबिया, एनिलिडा, मोलस्का, पेट्रोमाइजोन और है लंगफिश। ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। आगे का है फोर्थ में है मैक्रोलेसितल या मेगालेसितल, जिसमें पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। इसके एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, पक्षी, प्रोटोथीरिया और कीट। रेप्टाइल्स, पक्षी, प्रोटोथीरिया और कीट। एलेसितल, माइक्रोलेसितल, मीजोलेसितल और है मैक्रोलेसितल या मेगालेसितल। आगे है पित्तक के वितरण के आधार पे। ये तो किस आधार पे था, मात्रा के आधार पे। आपको दोबारा से देख लेना, ये सारा बेक करके और देख लेना, आपको याद भी रखना है। बताऊंगा मैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। आगे इसमें पित्तक के वितरण के आधार पे। फर्स्ट इसमें आइसोलेसितल, संपूर्ण अंडे में पित्तक समान रूप से वितरित होता है। इसके एग्जाम्पल है एलेसितल और माइक्रोलेसितल। अब एलेसितल में कौन था, मनुष्य, और माइक्रोलेसितल में कौन था, सी अर्चिन। आप देखो एग्जाम्पल माइक्रोलेसितल, ये देखो यहाँ पे सी अर्चिन, प्रोटोकोडेटा, एम्फिओक्सिस, ये आपको दे सकता है। एलेसितल और माइक्रोलेसितल ये कौन से प्रकार के हैं, पित्त के वितरण के आधार पे आइसोलेसितल। आगे है मध्यम गोलार्ध पित्त की अंडे, यानी कि इन अंडों में पित्त की मात्रा मध्यम होती है तथा अंडे के आधारीय भाग में पित्तक भरा होता है, शेष भाग में कोशिका द्रव्य होता है। और इस प्रकार के अंडे हैं वो है मीजोलेसितल। मीजोलेसितल के एग्जाम्पल पहले बता रखे हैं, बताओ कौन कौन से हैं। मीजोलेसितल बताओ फटाफट, कमेंट करो यार। एम्फीबिया बताया था ना मैंने अभी। मीजोलेसितल आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। मीजोलेसितल ये वाले एग्जाम्पल, मीजोलेसितल के एग्जाम्पल है एम्फीबिया, एनिलिडा, मोलस्का, पेट्रोमाइजोन, ये सभी मीजोलेसितल है। आगे थर्ड है वितरण के आधार पे अत्यधिक गोलार्ध पित्त की। इन अंडों में पित्तक अधिक मात्रा में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य कम होता है। पित्तक के ठीक ऊपर एक चपटी डिस्क पाई जाती है। कोशिका द्रव्य की इस डिस्क को जर्मिनल डिस्क कहा जाता है। बताओ, अब आपसे पूछा जा सकता है जर्मिनल डिस्क किस प्रकार के अंडों में पाई जाती है, तो ये किन में पाई जाती है, ब्रड, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरियन मैमल्स में पाई जाती है। आगे है फोर्थ, इसमें है केंद्र पित्त की अंडे। इसमें बोला है पित्तक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है तथा केंद्र में व्यवस्थित होता है और पित्तक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एवं पतली सी परत पाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल है इंसेक्ट यानी कि कीट।
आगे का है अंड कवच के आधार पे वितरण। जिनके अंडों पे कवच पाया जाता है वो है क्लिनोइड, और जिन पे नहीं पाया जाता है वो है नॉन क्लिनोइड। जिन अंडों के चारों ओर कठोर कवच पाया जाता है उन्हें क्लिनोइड अंडे, और ये अंडे उन जंतुओं में पाए जाते हैं जो स्थलीय आवास में पाए जाते हैं तथा थल पर अंडे देते हैं। तो वो है रेप्टाइल्स, पक्षी, प्रोटोथीरिया, कीट। इन अंडों में योग की मात्रा ज़्यादा होती है, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। आगे इसमें नॉन क्लिडोइक अंडे, इसमें बोला है जिन अंडों के चारों ओर कठोर कवच अनुपस्थित होता है तथा इन्हें कहा जाता है नॉन क्लिडोइक अंडे। ये किन में पाया जाता है? सभी शिशुजनक जंतु स्तनधारियों में जाता है, यानी कि मेंढक में। तो आप एक बार ये पूरा देख लो, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल। अब आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में कौन से प्रकार के अंडे पाए जाते हैं? एलेसिथल और आइसोलेसिथल, ये दो प्रकार के अंडे मनुष्य में पाए जाते हैं। अब आपको ये मिक्सिंग करके क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आप इसको ठीक से पढ़ लेना। और इस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा PDF की, तो आप डाउनलोड भी कर लेना। चलो अब जो अपना क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। तो आपने सारा पढ़ लिया है, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे सकते हो। इसमें बोला है वितरण के आधार पे और मात्रा के आधार पे उभयचरों के अंडे पूछा है। तो पहला तो बोला इसमें मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे एम्फीबियंस के अंडे कैसे होते हैं? मीजोलेसिथल। आप PDF को ठीक से पढ़ोगे तो आपको सारा ये याद हो जाएगा, मीजोलेसिथल। और वितरण के आधार पे टीलोलेसिथल। तो इसका आंसर होगा 3rd। अच्छा क्वेश्चन है, आप कोशिश करना तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है संतुलन से संबंधित संवेदी अंग कौन सा है? तो आपको सबको पता है कि संतुलन के लिए जिम्मेदार है कान। तो इसका आंसर होगा इंटरनल ईयर। अगला क्वेश्चन है उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट। तो इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या में गिरावट आ रही है तो मतलब जनसंख्या में एक साथ कमी हो गई है, तो होगा इसमें पॉपुलेशन क्रेज। सेकंड आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर के क्वेश्चन में बोला है मधुमक्खियों के बीच श्रमिक है। मधुमक्खियों में श्रमिक कौन होता है? तो चलो इसका आंसर आप बताओ फटाफट, क्या आंसर जाएगा? फर्स्ट नर, सेकंड मादा और थर्ड नर और मादा दोनों, और डी उभय लिंगेश्वरी। बताओ इसका क्या आंसर जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो, देखते हैं कौन कौन राइट आंसर देता है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मादा। लेकिन RHS ने जो आंसर दिया है वो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है, जो कि गलत है। ये भी चैलेंज करने वाला था, किया होगा, काफ़ी बच्चों ने चैलेंज किया भी होगा, लेकिन फिर वही बात, जो यूट्यूबर है, जो वीडियो बना रहे हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन समझा रहे हैं, वो इसका आंसर ए ही दे रहे हैं। तो ये दोस्तों गलत हो रहा है, आपके साथ सरासर गलत हो रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो यदि आपको लगे कि इसमें आंसर गलत दे दिया तो आप तुरंत कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर गलत दे दिया। चैनल पे जाओ और देखो कि उन्होंने क्या आंसर दे रखा है। उन्होंने क्या आंसर दे रखा है, वो लगातार धुन में चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या आंसर देना है, क्या आंसर जाएगा। जो RHS ने दे दिया उसको फाइनल मान लिया, और जो दिया है उसी का आंसर लगातार दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, मादा। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। देखो एग होता है, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या बनता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ड्रोन बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर बाद में दोनों ही फीमेल होती है, और फीमेल में जो रॉयल जेली खाती है वो रानी बन जाती है ना। आपने पढ़ा होगा, जो रॉयल जेली खाएगी वो रानी बनेगी, और जो पोलन ग्रेन खाएगी वो श्रमिक बनेंगे।
जो श्रमिक बनेंगे वर्कर। वो क्या बनेंगे? वर्कर बनेंगे। तो वर्कर कौन होगा? फीमेल। फीमेल होगी, वर्कर होगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा वो सेकंड जाएगा। आप इस टॉपिक को ठीक से जरूर पढ़ना है आपको, और जो आंसर गलत दे रहे थे उनके चैनल पे जाके आपको बताना भी है कि आपने आंसर गलत दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन बोला है प्लाज्मिड डीएनए आर। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया कोशिका के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। बिल्कुल सही है, प्लाज्मिड डीएनए होता है। आगे है आर डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्रौद्योगिकी के लिए सर्वश्रेष्ठ डीएनए वेक्टर होता है। ये भी सही है। अगला है बैक्टीरियल सेल में एंडोसिबियंस के रूप में कार्य करता है। ये भी सही है। तो अपना आंसर होगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हरी खाद के रूप में आपको ये क्वेश्चन आपकी 12th की बुक में मिल जाएगा। ये जो सभी ऑप्शन दे रखे हैं वो हरी खाद के रूप में उपयोग लिए जा सकते हैं। आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 21 में बोला है पौधों से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक। ये भी आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, जो आरबीसी की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, और इसका आंसर होगा डी सभी। अगला क्वेश्चन है 22 बोला है उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को कहा जाता है। तो ये उच्च आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को पेट्रो प्लांट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आगे का क्वेश्चन नंबर है 23 जो क्वेश्चन है वो इकोलॉजी से है, और ये इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन है। कौन से जलवायु में स्थानांतरण परिवर्तन की खेती की जाती है? तो जो स्थानांतरण खेती की जाती है, जलवायु स्थानांतरण परिवर्तन की खेती की जाती है, वो होता है इक्वेटोरियल जगहों पे। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आगे का क्वेश्चन है 24 में बोला है, देखो काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा तो मैं इतना समझा नहीं पा रहा हूँ, एक बार आपको दिखा दूँ। आपको जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर देना। 24 में बोला है निम्न में से कौन सा राजस्थान में आमतौर पर पाया जाने वाला औषधीय पौधा है? ये औषधीय पौधे आपके आरबीएससी की बुक में दे रखा है, तो आप पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये सभी औषधीय पौधे हैं, और आंसर होगा फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा ये सारा। आगे है 25 नंबर। 25 में बोला है बीजांडकाय बहुगुणता पाई जाती है। तो ये बीजांडकाय बहुगुणता है जो संतरे, नींबू, आम सभी में पाई जाती है। आपको मिल जाएगा, ये बुक में लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा आपको याद करना पड़ेगा बायो वाला सारा। आगे 26 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है जो एपोमिक्सिस की खोज की? एपोमिक्सिस की खोज की थी, वो था विंकलर। आपको याद ही करना पड़ेगा। रॉबर्ट हुक इसने कोशिका की खोज की थी, स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है 27 में बोला है मृदा जल कितने प्रकार के होते हैं? देखो मृदा जल 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन तक दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर आपको देना ही होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको आंसर देना हो तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ। वैसे 5 प्रकार की होती है, यदि 5 नहीं दे रखा हो तो आपको 4 आंसर देना है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है अधिक जल का अवशोषण किस विधि से होता है? तो जिसके जल के अवशोषण में ऊर्जा की हानि नहीं करनी पड़े वो अधिक जल अवशोषण करेगा, तो वो होगा निष्क्रिय अवशोषण। फोर्थ आंसर आएगा इसका। इसमें ऊर्जा की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 29 में बोला है यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण, यदि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो जल का अवशोषण भी बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन। आगे का क्वेश्चन है 30 में बोला है जल अवशोषण प्रतिक्रिया में चल रही सही चलन मार्ग। यह आपको क्वेश्चन मिला है प्लांट फिजियोलॉजी से, और आपको ये पूछा है रूट के बारे में। आपको ये जल अवशोषण के बारे में पूछा है किस प्रकार से होगा,
तो सबसे बाहरी लेयर होगी रूट हेयर। रूट हेयर के बाद में कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और जाइलम। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा रूट हेयर, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस और जाइलम। ये क्रम रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ये इक्वल उसमें प्लांट फिजियोलॉजी में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 31 में बोला है परागनली पोलन ट्यूब की वर्टी होती है। तो पोलन ट्यूब की वर्टी शीर्ष स्थल से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 32 में बोला है नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्र के संयोजन से बनता है। बताओ क्या बनता है नर युग्मक और द्वितीय केंद्र के संयोजन से? इसे बनता है एंडोस्पर्म। तो राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन में बोला है सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त क्रम। देखो, सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए आवश्यक है कि टेम्परेचर 20 से 40 के बीच में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है 30 से 45 के मध्य, नहीं, गलत हो गया। सेकंड में बोला है 10 से भी कम, गलत हो गया। थर्ड में बोला है 20 से 35 के मध्य, हाँ ये सही है। और फोर्थ 10 से 20 के मध्य, ये गलत हो गया। राइट आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 34 में बोला है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से नहीं होता है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से नहीं होता है, इनमें से कौन सा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में नहीं होता? चलो इसका राइट आंसर आप बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ। मैं वेट कर लेता हूँ 1 मिनट का आपको। हाँ, तो चलो डिस्कस करते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन का उत्पादन। क्या ऑक्सीजन का उत्पादन होता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में? बताओ राइट आंसर कौन बताया है, देखता हूँ मैं लास्ट में कमेंट में भी। ऑक्सीजन का उत्पादन होता है क्या? ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में नहीं होता है, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में होता है। तो इसमें चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। दूसरा है NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है, केवल इसमें ATP का निर्माण होता है। ATP का निर्माण होता है, बाकी ये 2 नहीं होता है। आगे है जल का उपयोग। जल का उपयोग भी इसमें नहीं होता है, तीनों ही नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, लेकिन इन्होंने आंसर दिया है सी। चैलेंज करने वाला आंसर था, किया होगा किसी ने, पर PDF में चेंज उन्होंने नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर मेरी तरफ से डी रहेगा, और बाकी आप देख लो अपने हिसाब से। तो चलो बायोलॉजी कंप्लीट कर दी है। अब जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आपको 3 बजे मिल जाएगा, और फिर फिजिक्स का है वो आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके बाय, टेक केयर, लाइक से, ठीक है।